आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के वेस्ट बंगाल में वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज और पूरे इंडिया में टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी वारदात होती है जिसने न सिर्फ डॉक्टरों के सुरक्षा पर, न्याय में हो रही देरी और मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल पर जारी राजनीति पर कड़ी से कड़ी सवाल उठा दिए हैं। 9 अगस्त यानी फ्राइडे की सुबह को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी घटना होती है जिसने कि न सिर्फ डॉक्टरों को पर बल्कि पूरे देशवासियों को हिलाकर रख दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की सुबह को एक अननोन बॉडी मिलती है। बॉडी मिलते ही चारों तरफ बात आग की तरफ फैल जाती है और इससे कॉलेज अथॉरिटीज, प्रिंसिपल्स एंड पुलिस भी वहां पर आ जाते हैं। बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था, बट फिर भी तहकीकात के बाद यह पता चला कि वो बॉडी उसी कॉलेज के एक मेडिकल स्टूडेंट का था। जी हाँ, वो बॉडी था एक सेकंड ईयर पीजी फ्रॉम द चेस्ट एंड टीबी डिपार्टमेंट फ्रॉम द आरजीकर मेडिकल कॉलेज, यानी वो जूनियर रेसिडेंट थी फ्रॉम द सेम कॉलेज। माता पिता को इन्फॉर्म किया गया और हैरानी की बात यह है कि उसे यह कहकर इन्फॉर्म किया गया कि उसकी बेटी ने सुसाइड किया है। यह सुन के उसके पेरेंट्स को तो सबसे पहली बात कि उसे बिलीव नहीं हुआ, बट फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला और वहां पर घटनास्थल पर जाकर पहुंचा। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उनके पेरेंट्स को 3 घंटे तक वेट कराया गया। उसके पेरेंट्स तड़प रहे थे, रो रहे थे अपनी बेटी को देखने के लिए, बट फिर भी अथॉरिटीज ने उनसे मिलने की इजाजत नहीं दिया। काफी देर बाद सिर्फ उनके पिताजी को अंदर ले जाने की अनुमति थी और जब एक पिता ने अपनी बेटी के बॉडी को इस हालत में देखा तो उसको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो पूरी तरह से टूट गया। उसने देखा हर डॉटर वाज इन सेमी नेकेड पोजीशन, हाफ ऑफ द क्लोथ्स वर नॉट इंटैक्ट with the body. There were multiple injuries in her body and bleeding was going on from all over her body. The spectacles were broken और उसके आंखों से खून आ रहे थे, उनके पूरे फेस पे चोट लगा हुआ था और पूरे बॉडी से उसको ब्लीडिंग हो रही थी। संदीप घोष, द प्रिंसिपल ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज, ने सीधा स्टेटमेंट दिया कि एक सुसाइड का केस है। देखने से साफ पता चल रहा था कि ये सुसाइड का केस नहीं था, बट फिर भी वहाँ के प्रिंसिपल ने सीधा बयान जारी कर दिया कि ये एक सुसाइड का केस था। बट आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को एंड उसके पेरेंट्स को विश्वास नहीं था कि उनकी बेटी एंड उनके फ्रेंड्स सुसाइड कर सकती है। हालांकि उसके बॉडी को देखकर साफ पता चल रहा था कि ये सुसाइड का केस नहीं था। इसलिए वहां के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट चालू किया। प्रेशर में आकर प्रिंसिपल को बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजना पड़ा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया था कि इस बॉडी का ऑटोप्सी नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक सुसाइड किया हुआ था। लोकल पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पता चलता है कि 8 अगस्त की रात को करीबन 5 डॉक्टर्स थे, आउट ऑफ विच 2 of them were interns and the rest of them were junior residents and out of which one was the victim. उनके स्टेटमेंट के बाद यह पता चलता है कि रात के 10-11 बजे कंटिन्यूस 36 आवर ऑफ ड्यूटी करने के बाद जो विक्टिम थी वो पढ़ने चले गई थी टू द सेमिनार हॉल इन द सेम मेडिकल कॉलेज। 3 से 5 बजे के बीच ये हिंसक वारदात हुई है, बट अभी तक वो कंफर्म नहीं थे कि रेप था। ठीक है, ये कंफर्म हो चुका था कि मर्डर था। ठीक, उसके अगले दिन ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल चुका था कि शी वाज रेप्ड एंड मर्डर्ड। ऑटोप्सी फाइंडिंग में पाया जाता है कि उसके पूरे बॉडी में चोट के निशान थे, उसके फेस पे डिफरेंट जगह पे ब्रूसेस थे, चोट के निशान थे, ब्लीडिंग थे, उनका स्पेक्स टूटा हुआ था, आंख से खून निकल रहा था, उसके लिप्स से खून निकल रहे थे। साथ ही साथ उसे स्ट्रेंगुलेट किया गया था, मतलब कि उसके चेहरे को दबाया गया था बहुत ही जोर से। साथ ही साथ ये भी पता चला था उसका हायोइड बोन टूटा हुआ है एंड लेग्स में इंजुरीज थी एंड उसके जो प्राइवेट पार्ट्स है उसमें काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक इंजुरीज थी साथ। और इससे ये पता चल रहा था कि जिसने भी उसके साथ ये हरकत की है वो साइकोपैथ था, उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इतना भयानक हरकत कभी नहीं कर सकता है। और उसके पूरे बॉडी में जितने भी इंजुरीज थे उससे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये सिर्फ एक इंसान का काम नहीं था। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो कि वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेजेस इन कोलकाता, ठीक है, आउट ऑफ 22 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ये टॉप 5 मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत में आता है। यहाँ पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था इन द सेमिनार हॉल और इनसाइड द बिल्डिंग ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, बाहर में भले ही सीसीटीवी कैमरा था बट अंदर में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। एंड उससे भी भयानक बात यह था कि वहां पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। ये सोचने वाली बात है कि जो भी डॉक्टर्स रात में ड्यूटी कर रहे थे उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया था। संदीप घोष जो कि उस कॉलेज का प्रिंसिपल था उसे तुरंत ही सीएनएमसी यानी कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में उसे ट्रांसफर कर दिया गया था। बट यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ऐसे इंसानों को क्या कोई भी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनना रहना चाहिए? मेरे हिसाब से उसे तुरंत ही सस्पेंड कर देना चाहिए क्योंकि वो खुद एक मेडिकल स्टूडेंट रह चुका है, क्योंकि वो खुद इसी प्रोफेशन में है। जबकि वो खुद अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है तो उसे कोई हक नहीं बनता है कि कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाके वो ना ही पढ़ाए ना ही जाके वहाँ पर कोई भी अथॉरिटीज़ को संभाले वो। पर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि एक लेडी डॉक्टर जो कि हॉस्पिटल पे लेट नाइट ड्यूटी कर रही थी आफ्टर हर 36 आवर्स कंटिन्यूस ड्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूस ड्यूटी के बाद भी वो ड्यूटी कर रही थी वहाँ पर, उसके साथ ये हिंसक वारदात हुई है। ना कि सिर्फ मर्डर हुआ है, रेप भी हुआ है एंड आई सस्पेक्ट कि गैंग रेप हुआ है उसके साथ। जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए जो मेडिकल कॉलेज होता है वो उसके लिए एक दूसरा घर जैसा होता है। और अगर आप सोच के देखो, अगर किसी के साथ उसके घर पर ही एक ऐसा वारदात हो जाती है तो ये एक सोचने वाली बात है
आप सभी को निर्भया कांड के बारे में जानते होंगे, जहां पर कि एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ गैंग रेप होता है इन द स्ट्रीट्स ऑफ द दिल्ली। चलो वो तो बाहर में रेप हुआ था, बट ये तो हॉस्पिटल में रेप हो रहा है। ये तो एक रूम के अंदर रेप हो रहा है, जहां हॉस्पिटल एक ऐसा जहां पर कि मरीजों की जान बचाई जाती है, जहां पर कि हमें हील करते हैं। अब सोचो कि जो हील कर रहे होते हैं, यानी जो पेशेंट को हील कर रहे होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, यानी जो सेवियर्स होते हैं, अब उसी के साथ ही एक ऐसा वारदात हो जाती है, उसी के साथ अब ऐसा घिनौना हरकत हो जाता है, तो अब हम किसे ब्लेम कर सकते हैं? ये सवाल करता है जितने भी मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स है वहाँ के सेफ्टी पर। आपने ये स्लोगन तो जरूर सुना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने बेटी तो पढ़ा लिया, बट हमने बेटी को बचा नहीं पाया। आखिर उस डॉक्टर की गलती क्या थी? उसकी बस यही गलती थी कि वो निष्पक्षता से बस अपना काम कर रही थी, वो पेशेंट को ट्रीट कर रही। उसका गलती ये था कि जिस हॉस्पिटल पर वो अपना इतना ट्रस्ट जमाई हुई थी, वो हॉस्पिटल उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाया। तुम्हें पता है कि डॉक्टरों को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा आखिर एक डॉक्टर बनता कैसा है ना, तुम सोच भी नहीं पाओगे तुम्हें डॉक्टर बनना है। सबसे पहले उसे नीट यूजी क्रैक करना पड़ता है। नीट यूजी क्रैक करने के बाद 5.5 ईयर्स के लिए उसे एमबीबीएस कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद फिर उसे पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठना पड़ता है, पीजी क्लियर करना पड़ता है। फिर 3 साल के लिए उसे रेसिडेंसी जॉब चुनना पड़ता है। अगर स्टेट अच्छा रहा तो वहाँ बॉन्ड नहीं रहेगा, अगर नहीं तो फिर उसे बॉन्ड भी कंप्लीट करना पड़ता है 1-2 साल का। फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी करना पड़ता है 3 साल का, यानी लमसम मान के चलो तो 13 से 15 साल उसे लग जाते हैं डॉक्टर बनने के। एंड इन रिटर्न उसे क्या मिलता है? रेप, मर्डर, मॉब अटैकिंग, गाली और सोसाइटीज के ताने। डॉक्टर्स जिनका काम होता है इलाज करना, लेकिन राजनीति के कारण डॉक्टर्स को पपेट्स बनाया जा रहा है। डॉक्टर्स को वही करना पड़ता है जो कि एक नेता या फिर राजनीतिक दल उसे करने को बोलता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मिलता है, जहां पर कि एक स्ट्रेंजर आदमी को इंटर करते हुए देखने को मिलता है, और साथ ही साथ बॉडी के आसपास एक ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिलता है। और जब उसे ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जाता है तो उसी इंसान से कनेक्ट हो जाता है। और ये सोचने पर मजबूर करता है हमें कि क्या कोई भी इंसान का इतना आसानी से इतना बड़ा क्राइम करने के बाद अपना कोई भी चीज़ छोड़ देगा? पहला बात। दूसरा बात, चलो ठीक है, अगर उसने गलती से छोड़ भी दिया था, अगर वो पकड़ा भी जाता है तो क्या इतना जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैंने गलती किया, मुझे फांसी दो? दूसरा गलती। तीसरी बात यह होती है कि जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बॉडी पे इतने ज़्यादा जो इंजुरीज आए हुआ का सिर्फ एक इंसान का काम है, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। देखो, गलती चाहे आउटसाइडर की हो या फिर इनसाइडर की हो, गलती होती है। देखो, डॉक्टर के साथ बलात्कार और मर्डर होता है, और इसके लिए चाहे गलती जो भी हो, चाहे स्ट्रेंजर हो, आउटसाइडर हो, या फिर मेडिकल कॉलेज का ही कोई स्टाफ हो, या फिर कोई दूसरा डॉक्टर ही क्यों ना हो, जल्दी से जल्दी इसके लिए जांच करनी होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी जो भी सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स एंड गिल्टी है उसको जल्दी से पकड़ना चाहिए और उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। बट हमारे इंडिया में ही जुडिशरी सिस्टम इतनी खराब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर जाने के बाद आपको ऐसे लिखाया जाता है, और साथ ही साथ जब पेपर लीक होता है तो ये जानते हुए भी कि पेपर लीक हुआ है, सारा एविडेंस रहने के बावजूद, बट फिर से री एग्जाम नहीं कराया जाता है। यस, वी आर लिविंग इन इंडिया, और ऐसे इंडिया में जस्टिस को पाना किसी सपने के जैसा होता है। इसीलिए जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, सभी ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ द मेडिकल फ्रेटर्निटी। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया, सभी ने तुरंत से तुरंत जितना भी ओपीडी एंड आईपीडी सुविधाएं सभी को बंद कर दिया है, एंड सभी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो, एज ए डॉक्टर हम कहीं पर भी हमला करने नहीं जाते हैं। डॉक्टर्स वी आर नोन फॉर आवर पीसफुल नेचर। हम हमेशा पीस की तरफ ही देखते हैं, हम हमेशा हील करने की तरफ जाते हैं, हम हमेशा ट्रीट करते हैं दूसरे को, हम हमेशा दूसरे का दर्द को कम करते हैं। बट उसका क्या जो हमें दर्द होता है, ये जो व्हाइट एप्रॉन है ना, ये आप लोगों को व्हाइट दिखता होगा, बट ये एक्चुअल में काला हो चुका है। ठीक है, हमने इतना पसीना बहाया, हमने इतना खून बहाया है, ठीक है, इतनी जिम्मेदारियों है इस एप्रॉन पे ना कि आप लोग जो इसे पहनता है ना बस वही समझ सकता है। मेरा गवर्नमेंट से एक सिंपल सा सवाल है, कोई भी एक स्ट्रेंजर आदमी जाके कोई भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है। कोई भी एक स्ट्रेंजर आदमी पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है। कोई भी एक स्ट्रेंजर आदमी जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी वकील के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है। फिर आखिर डॉक्टर्स ही क्यों? डॉक्टर्स के ऊपर आए दिन हमें ये न्यूज़ सुनने को मिलता है कि उसके ऊपर मॉब अटैकिंग हुआ है, किसी ने इंटर्न के ऊपर हाथ उठा दिया, किसी ने जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर हाथ उठा दिया, किसी ने एसआर के ऊपर हाथ उठा दिया। इवन हमें यहाँ तक सुनने को मिलता है किसी ने तो एचओडीज के ऊपर भी हाथ उठा दिया है, वो भी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के। क्यों हमेशा डॉक्टर को निशाना बनाया जाता है? आखिर डॉक्टरों की गलती क्या है? उसकी गलती सिर्फ यही है कि वो बस मरीजों का इलाज करना चाहती है। उसकी गलती बस यही है कि वो बस अपना दुख सहते हुए भी ट्रीट करना चाहता है दूसरे को। आपको पता है एक बेसिक फैसिलिटीज़ कितना मिलता है एक रेसिडेंट्स को एंड डॉक्टर्स को? सबसे पहली बात कि उसका वर्किंग आवर एक डॉक्टर का सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, 36 आवर टू 48 आवर्स कंटिन्यूसली उसे काम करना पड़ता है। इवन कभी कभी तो सप्ताह के 7 दिन उसे कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। तो मुश्किल से ही वो अच्छा रेस्ट ले पाता है, बिना अच्छा खाना खाए हुए, बिना रेस्ट लिए हुए, बिना सोए हुए।
आप समझ सकते हो, आप एक दिन भी अगर अच्छे से नहीं सोओगे, 24 घंटा में अगर आप 6 घंटा भी अच्छे से नींद नहीं लोगे ना, आपको कैसा फील होगा आप सोच के देखो। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जो 24/7 लगातार काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे सिर्फ 5 से 6 घंटे की नींद ले रहे होते हैं इन द 7 डेज, समझ गए। खड़े रहते हैं, उनको वेरिकोस वेन आ रहे होते हैं, किसी को तो MI के अटैक्स आ जाते हैं, कोई सडन डेथ हो जाता है। आप जाके प्रीवियस आर्टिकल देख के देखो कितने डॉक्टर्स को मौत हो जाती है ऑन ड्यूटी। ना उसे बेसिक फैसिलिटीज़ दिया जाता है, ना उसे रेस्ट करने के लिए रूम दिया जाता है, कि डॉक्टर्स को खाली हवा में सांस लेने का भी फुर्सत नहीं मिलता, ना उसे बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ तक कि उसे सबसे शर्मनाक बात यह है कि हॉस्पिटल द्वारा उसे एक सेफ्टी भी नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता है। जो डॉक्टर रात दिन अपना टाइम दे रहा है, अपना सब कुछ दे रहा है, उसके लिए कम से कम एक सेफ्टी तो दे सकते हैं। उसे कम से कम पीने का पानी तो सही से हम लोग हाइजीनिक एंड सेफ दे सकते हैं। आप डॉक्टर्स खुद खरीद कर पानी पीते हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल में उसके लिए पानी की व्यवस्था तक नहीं रहता। जितने भी आम जनता ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब तुम्हें जरूरत पड़ती है एक डॉक्टरों की, तुम तो हाथ पैर पकड़ने लगते हो, प्लीज़ डॉक्टर साहब मेरी जान बचा लीजिए, प्लीज़ डॉक्टर साहब मुझे ट्रीट कर दीजिए, प्लीज़ डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दीजिए किसी तरह भी। पर जैसे ही तुम ठीक हो जाते हो, तुम्हारा व्यवहार भी क्यों चेंज हो जाता है डॉक्टर्स के प्रति। आज डॉक्टर्स को तुम्हारी नीड है, आज तुम सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो डॉक्टरों को। जब तुम्हारी जरूरत होती है, जब तुम्हारी जान जा रही होती है, तब एक डॉक्टर से होता है जब तुम्हारा साथ दे रहा होता है, डॉक्टर से होता है जब तुम्हारी जान के लिए लड़ रहा होता है। और जब आज एक डॉक्टर के साथ गलत हुआ है तो तुम लोगों में से कोई भी नहीं आ रहा है सपोर्ट करने के लिए। ऐसा क्यों? देखो, जब निर्भया कांड हुआ था तो सभी पूरे इंडिया में आक्रोश फैला था और पूरा इंडिया साथ मिलकर लड़ा था। आज एक डॉक्टर का बलात्कार हुआ है और मर्डर हुआ है। यह बलात्कार और मर्डर सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं हुआ, ये हुआ है एक बेटी का उसी के घर में, ये हुआ है एक गॉडेस का उसी के टेम्पल में। आम जनता से बस मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो डॉक्टर्स से कि तुम्हारा वो जान बचाए, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी डॉक्टर्स को सपोर्ट करो, तुम भी डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करो। हम जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जितने भी प्रोफेसर, HODs, जितने भी डॉक्टर्स हैं, हम सभी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया एंड JP नड्डा हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया से एक ही गुजारिश है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लाया जाए, जिसके तहत हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए एंड ये हमारा राइट है। अगर एक डॉक्टर का रेप एंड मर्डर उसके हॉस्पिटल में जाके हो सकता है, तो कल किसी भी लड़की का हो सकता है इन देयर होम। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये दिन किसी को भी ना देखना पड़े, बट द कंट्री इज़ नॉट सेफ राइट नाउ, क्योंकि जो कातिल है, जो मर्डरर्स है, जो क्रिमिनल्स है, वो सरेआम खुले हवा में घूम रहे हैं इन द सोसाइटीज एंड द नेक्स्ट टारगेट कैन बी एनीवन, इवन यू। कुछ ही साल गुजरे हैं कोविड-19 को, 3-4 साल ही हुए हैं। तुम ही लोग थे ना जो थाली बजा रहे थे, जो क्लैप कर रहे थे, जो फूलों की वर्षा कर रहे थे डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि वो अपने जान दांव पर रख के तुम लोगों की इलाज कर रहे थे। फिर आज क्या हुआ? आज वो तुम्हें ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ये मत भूलो कि जो पेंडेमिक होता है, जो एपिडेमिक आता है, उसे आने में टाइम नहीं लगता। फिर आने वाले 10 सालों में फिर एक पेंडेमिक आएगा, फिर तुम किससे एक्सपेक्ट करोगे? कौन तुम्हारा इलाज करे? डू यू नो व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ आवर इंडिया? ये है 141 करोड़। और इतनी जनसंख्या में हमारे पास डॉक्टर कितना है? आप एक बार गूगल कर लेना कि आखिर डॉक्टर कितना। और दिन पर दिन अगर तुम लोग डॉक्टर पे अटैक करते रहोगे, इस तरह डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर होते रहेंगे, फिर वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा इलाज करने के लिए कोई नहीं होगा। फिर तुम हल्दी का लेप लगाते रहना। इतना कुछ घटने के बाद भी, इतना कुछ सुनने के बाद भी अगर तुम्हारा खून नहीं गर्म हो रहा है तो माफ़ करना दोस्त, तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान के रूप में एक खोखले बन चुके हो, है ना। तुम खोखले हो चुके हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत मर चुकी है, क्योंकि जो वारदात हुई है वो असहनीय है, वो मॉन्स्टरस एक्ट है, वो अनएक्सेप्टेबल एक्ट है। क्योंकि ये हम नहीं चाहेंगे, ना ही कोई चाहेगा किसी की भी बेटी के साथ, किसी भी माँ के साथ, किसी भी बहन के साथ ऐसा हो। आज अगर किसी डॉक्टर के साथ हुआ है तो हो सकता है कल किसी के साथ भी हो सकता है। और तुम्हारा यह फर्ज बनता है कि आज तुम सपोर्ट करो हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी को, हमारे बहन को, क्योंकि वो अभी भी जस्टिस के लिए इंतजार कर रही है। उसे जस्टिस चाहिए और हम तब तक लड़ेंगे जब तक उसे जस्टिस ना मिल जाए। हम तुमसे बस यही गुजारिश कर सकते हैं कि प्लीज सपोर्ट अस, वी नीड। तुम लोग वही हो ना जो क्रिकेटरों के लिए एक दूसरे से लड़ते हो, तुम लोग वही हो ना जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक दूसरे से लड़ते हो, तुम लोग वही हो ना यूट्यूबर्स के लिए एक दूसरे से लड़ते हो। आज समय है कि आज एक सही कारण के लिए लड़ो, आज एक बहन के लिए लड़ो, आज एक बेटी के लिए लड़ो, आज एक डॉक्टर की जस्टिस के लिए लड़ो। मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो, चाहे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पर हो ये वीडियो को शेयर करो। अपने दोस्तों को बोलो देखने और अपने दोस्तों को भी बोलो शेयर करने। जितना ज़्यादा व्यक्ति के पास ये वीडियो जाएगा, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास होगा, उतना ज़्यादा हमारे पास सपोर्ट रहेगा और उतने ही जल्दी हम जस्टिस दिला पाएंगे। और अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें साथ मिलकर लड़ाई करनी पड़ेगी और हम तब तक लड़ेंगे इस करप्ट गवर्नमेंट से, इस करप्ट सिस्टम से, जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता और जितने भी बहन, बेटी और माता है उसके लिए एक सुरक्षित इन्वायरमेंट न मिल जाए। मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि आप हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।